Today we are going to discuss about sensory systems. So let's begin. Starting with the introduction first. The special senses of hearing, sight, smell and taste all have specialized sensory receptors that are called nerve endings outside the brain. ठीक है, जो भी हमारे ये स्पेशल सेंसेस हैं, ठीक है, जो कि हमारे हेयरिंग में, साइट में, स्मेल में काम आते हैं, ठीक है, उनके पास एक स्पेशलाइज नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आउटसाइड द ब्रेन. ठीक है, और ये जो नर्व एंडिंग्स है ये ईयर्स में, आइज़ में, नोज़ में एंड माउथ में प्रेजेंट होती हैं ताकि जो सेंसेस है उसको परसीव कर सकें. और जो 80% हम लोग परसीव करते हैं, हमारी जो परसेप्शन होती है वो किसके थ्रू होती है, सेंसरी स्टिमुलाई के थ्रू होती है. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं विद द ईयर. ठीक है, ईयर का क्या काम है, हियरिंग का. ठीक है, द ईयर इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन बैलेंस. ठीक है, ईयर का काम क्या है, हियरिंग का और बैलेंस बनाए रखने का. ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे. इट इज सप्लाइड बाय 8th cranial nerve that is cochlear part of the vestibulocochlear nerve which is stimulated by vibrations caused by sound waves. right. अब ये जो हियरिंग है ये किसके थ्रू होती है, 8th cranial nerve है जिसका नाम vestibulocochlear nerve है. ठीक है, उसके थ्रू ही हमें हियरिंग का सारा प्रोसेस हमारा जो है कंडक्ट होता है. ठीक है, और वो कैसे होता है, जो साउंड वेव्स हैं, ठीक है, वो वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करती हैं जो इन नर्व्स को यानी कि ये जो 8th cranial nerve है इसको स्टिमुलेट करती है. राइट. आगे है द स्ट्रक्चर of the ear is divided into 3 distinct parts: the outer ear, middle ear and the inner ear. अब आगे देखते हैं. the outer ear collects the sound waves and directs them to the middle ear. ठीक है, अब जो इन्वायरमेंट में जितनी भी आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं वो आउटर ईयर के थ्रू अंदर जाती हैं कान के, किस फॉर्म में, साउंड वेव्स के फॉर्म में. ठीक है, और आउटर ईयर से डायरेक्टली कहाँ पे डायरेक्ट होती हैं, टू द मिडल ईयर. ठीक है, मिडल ईयर में जाके क्या है, आगे ट्रांसफर होती है किसमें, इनर ईयर में. राइट. ये एक प्रॉपर चैनल है, आप डायग्राम में देख सकते हो. वेयर दे आर कन्वर्टेड टू द नर्व इम्पल्सेस एंड ट्रांसमिटेड टू द हियरिंग एरिया इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. और इनर ईयर में जाके क्या होता है, ये जो साउंड वेव्स है वो नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाती हैं. ठीक है, और कन्वर्ट होकर कहाँ पे ट्रांसमिट हो जाती हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के उस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे हियरिंग एरिया है, जहाँ पे वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व जो है प्रेजेंट है. राइट. आगे है, आप ईयर का डायग्राम देख सकते हो और एग्जाम में भी ऐसा साइड ड्रॉ करके आना है आपने. राइट. आगे है टॉकिंग अबाउट द आउटर ईयर. द आउटर ईयर इट कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल जिसको हम पिन्ना भी बोलते हैं एंड द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल. ठीक है, ये दो पार्ट्स हैं आउटर ईयर के. डायग्राम में देखो आउटर ईयर कहाँ पे, ये जो बाहर का हिस्सा है सारा, और ऑडिटरी कैनाल जो बाहर से अंदर की तरफ एक्सटेंड हो रहा है. आगे पढ़ते हैं. द ऑरिकल को पिन्ना भी बोलते हैं. ये वो विजिबल पार्ट है जो कि हेड के साइड से हम एक दूसरे का देख सकते हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सारा ऑरिकल बोलते हैं. और आप देख सकते हो कि ये किस चीज़ से बना है, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है. ठीक है, जिसको कि स्किन ने कवर किया हुआ है. ठीक है, आप टच करके देख सकते हैं अपने कान को, जो पार्ट हाथ में आ रहा है दैट इज कॉल्ड ऑरिकल. राइट. आगे अब इस ऑरिकल के अंदर क्या है, आप देखोगे ऊपर की तरफ आप टच करोगे तो आपको दिखेगा डीपली ग्रूव है. आगे आप टच करके देखो अपने कान को, ये स्मूथ नहीं है, मतलब कि एक जैसा प्लेन सा स्ट्रक्चर नहीं है, ये कहीं पे ग्रूव्ड है, कहीं पे रिच्ड है, यानी कहीं से अंदर की तरफ दबा हुआ है एंड कहीं पे बाहर उभरा हुआ है. राइट. और जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है इसका, ठीक है, जो आउटर रिज बनाता है उसको हम हेलिक्स बोलते हैं. डायग्राम में देखो कहाँ है हेलिक्स. राइट. अब आगे बात करते हैं सेकेंड पार्ट की इसके, दैट इज लॉब्यूल जिसको हम ईयर लोब बोलते हैं. ठीक है, ईयर लोब देखो, लॉब्यूल कहाँ पे है डायग्राम में, बिल्कुल नीचे वाला पार्ट जहाँ पे ईयरिंग्स पहनते हैं. राइट. इट इज़ द सॉफ्ट प्लायबल पार्ट एट द लोअर एक्सट्रीमिटी कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस एंड एडिपोज टिश्यू रिचली सप्लाइड विद द ब्लड. ठीक है, ये लोअर पार्ट है कान का. ठीक है, जो किस चीज़ से बना हुआ है, फाइब्रस टिश्यू के साथ बना हुआ, और एडिपोज टिश्यू मीन्स फैट के साथ बना हुआ है, और ये रिचली सप्लाइड विद ब्लड है. ठीक है, ये जो टिश्यूज़ के बारे में हमारी टिश्यू वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं. राइट. आगे है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स जिसको ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं. ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक है इसको ध्यान से पढ़ना. दिस इज अ स्लाइटली एस शेप ट्यूब अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ऑरिकल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. राइट. बाहर ऑरिकल डायग्राम में देखो, ऑरिकल से लेके अंदर तक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान का ईयर ड्रम, कान का पर्दा. ठीक है, वहाँ तक क्या है, सारा एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स है. डायग्राम में देखो सारा कैनाल दिखाया गया और नीचे लेबलिंग भी की हुई है. राइट. और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखो कहाँ पे है. ठीक. आगे है मीटर्स इज लाइंड विद स्किन कॉन्टिन्यूस विद दैट ऑफ द ऑरिकल. ठीक है, जिस स्किन को ऑरिकल ने कवर किया हुआ था वही स्किन आगे सारी ऑडिटरी कैनाल को भी कवर कर रही है. कान के अंदर क्या क्या है, नंबर ऑफ सेरुमिनस ग्लैंड्स हैं जो कि वैक्स सिक्रीट करते हैं, हेयर फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये सब किसी के साथ एसोसिएटेड है, सिबेशियस ग्लैंड के साथ है जो कि कान को मॉइस्ट रखता है. राइट. आगे है
Ceruminous glands are modified sweat glands that secrete cerumen, that is wax, a sticky material containing protective substances including the enzyme, lysozyme and immunoglobulins. ठीक है, ये जो ceruminous glands है ये क्या है, modified sweat glands हैं जो कि secrete करते हैं ear wax जिनको हम cerumen बोलते हैं. ठीक है, ये एक sticky सा material होता है जो कि हमारे कान को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, फॉरेन बॉडी से, जैसे कि कुछ डस्ट वगैरह हो गया, राइट, फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं अंदर ना चले जाएं, ईयर ड्रम को डैमेज ना कर जाए. ठीक है, हमें उससे बचाती है. ठीक है, इसमें एक एंजाइम होता है, ठीक है, लाइसोजाइम एंड इम्यूनोग्लोबिन्स, जो कि कान को पूरा प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ठीक, आगे है फॉरेन मटेरियल्स कौन से जिससे ये सेरुमिन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे डस्ट, इंसेक्ट्स एंड microbes are prevented from reaching the tympanic membrane by wax, hairs and the curvature of the meters. ठीक है, curvature of the meters जिस हिसाब से जो हमारे कान का जो ऑडिटरी कैनाल है ये बना हुआ है, इसमें कर्व्स हैं. ठीक है, उस वजह से डायरेक्टली कोई सीधी चीज़ अंदर नहीं जाएगी और ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जैसे डस्ट, इंसेक्ट्स एंड माइक्रोब्स, ये वैक्स में और हेयर्स में ही ट्रैप होके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से दूर रहते हैं. ठीक है, द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दैट इज ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम कंप्लीटली सेपरेट्स द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स फ्रॉम द मिडल ईयर, राइट, एंड इट इज ओवल शेप. ठीक है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डायग्राम में देखो ये ओवल शेप है, कान का जो पर्दा है ईयर ड्रम है ये ओवल शेप है, और ये किस किस के बीच में पार्टीशन क्रिएट करती है, आउटर ईयर को सेपरेट करती है मिडल ईयर से, राइट. जहां तक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है बाहर से अंदर की तरफ, यानी ऑरिकल से लेके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जितना भी पार्ट है दैट इज कॉल्ड आउटर ईयर, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आप राइट हैंड साइड में देखोगे डायग्राम में सारा मिडल ईयर और इनर ईयर है, राइट. आगे देखते हैं मिडल ईयर के बारे में. मिडल ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड टिम्पैनिक कैविटी. ठीक है, अब आगे इसके बारे में पढ़ते. दिस इज एन इरेगुलर शेप्ड एयर फिल कैविटी विद द पेट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन. ठीक है, ये एक इरेगुलर शेप है, इसकी कोई शेप नहीं है इस कैविटी की, एयर फिल्ड कैविटी है. ठीक है, और इसने टेम्पोरल बोन के अंदर पूरा पोर्शन ऑक्यूपाई किया हुआ है. ठीक है, इसके इर्द गिर्द आप डायग्राम में देखो सारा टेम्पोरल बोन है. ठीक है, और ये टेम्पोरल बोन के अंदर है, राइट. द कैविटी, इट्स कंटेंट्स एंड द एयर सैक्स विच ओपन आउट ऑफ इट आर लाइन्ड विद द ईदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट. इसकी जो कैविटी है, एयर सैक्स है, जो भी इसके कंटेंट्स हैं, ठीक है, या तो वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइन हुए हैं या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम के साथ लाइंड है, राइट. द लेटरल वॉल ऑफ द मिडल ईयर इज फॉर्म्ड बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. अब जो साइड वाली वॉल है मिडल ईयर की वो किससे बनी हुई है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बनी हुई है. वहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यानी कि ईयर ड्रम प्रेजेंट है. ठीक है, लेटरल वॉल में, साइड वाली वॉल में. ठीक है, अब आगे द रूफ एंड द फ्लोर आर फॉर्म्ड बाय द टेम्पोरल बोन. आप डायग्राम में देख सकते हो ऊपर की तरफ भी, रूफ की तरफ भी क्या है, टेम्पोरल बोन, और नीचे की तरफ भी क्या है, टेम्पोरल बोन है. ठीक है, द मीडियल वॉल इज थिन लेयर ऑफ टेम्पोरल बोन इन विच देयर आर टू ओपनिंग्स, ओवल विंडो एंड द राउंड विंडो. ठीक है, अब जो मीडियल वॉल है मिडिल में, ठीक है, वो एक थिन लेयर ऑफ टेम्पोरल बोन ही है. ठीक है, जहाँ पे टू ओपनिंग्स होती हैं, ओवल विंडो डायग्राम में देखो और राउंड विंडो. ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन. ओवल विंडो, द ओवल विंडो इज ऑक्लूडेड बाय अ पार्ट ऑफ स्मॉल बोन कॉल्ड द स्टेपीज एंड द राउंड विंडो बाय अ फाइन शीट ऑफ फाइब्रस टिश्यू, राइट. अब देखो ओवल विंडो क्या है, किस चीज़ से बनी हुई है, एक उभरे हुए स्मॉल बोन से बनी हुई है जिसको हम स्टेपीज बोलते हैं. डायग्राम में देखो, ठीक है, इस पार्ट को ओवल विंडो बोलते हैं. ठीक है, और राउंड विंडो किस चीज़ से बनी हुई है, फाइन शीट से बनी हुई है, किससे, फाइब्रस टिश्यू की फाइन शीट्स के साथ बनी हुई है, राइट. आगे है एयर रीचेज द कैविटी थ्रू द फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब, जिसका नाम ऑडिटरी या फिर यूस्टेकियन ट्यूब भी बोलते हैं हम लोग, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द नेजोफैरिंग. ठीक है, अब जो एयर है इस कैविटी में किसके थ्रू एंटर करती है, फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब के थ्रू एंटर करती है. ठीक है, और फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब कहाँ से एक्सटेंड होती है, नेजोफैरिंग्स से. ठीक है, नेजोफैरिंग्स के बारे में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा हुआ है, उसमें देख लेना जाके आप. इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज लाइंड विद सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम. अब ये जो ट्यूब है ये कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग है, 4, और ये किससे बनी हुई है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से बनी हुई है. आगे है ऑडिटरी ऑसिकल्स, राइट. अब ये ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या है, ये छोटी छोटी 3 बोन्स हैं जिनका जो साइज है वो mm में होता है, और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, फ्रॉम द मिडल ईयर, ठीक है, टिल ओवल विंडो, राइट. ईयर ड्रम से स्टार्ट होके ओवल विंडो तक ये प्रेजेंट होती हैं. आप डायग्राम में देख सकते हो. दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप. पहला है द मेलियस, incus and the stapes. ठीक है, the 3 ossicles are held in position by fine ligaments. ये अपनी पोजीशन पे ligaments के थ्रू मतलब फिक्स्ड है, राइट. अब हम आगे इनके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट है मेलियस.
इट इज़ द लेटरल हैमर शेप बोन। डायग्राम में देखो मेलियस, ठीक है, एक हैमर शेप है, आप हेड ऑफ द मेलियस देख सकते हैं, ठीक है, साइड में उसका हैंडल है, ठीक है, आप देख सकते हो, इट इज़ हैमर शेप बोन। द हैंडल इज इन कॉन्टैक्ट विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो हैंडल है इसका मेलियस का, वो डायरेक्टली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में है। एंड द हेड फॉर्म्स अ मूवेबल जॉइंट विद द इनकस, ठीक है, हेड ऑफ द मेलियस आप देख सकते हो डायरेक्टली आर्टिकुलेटेड है इनकस के साथ, ठीक है। डायग्राम में देखो आप आगे, द इनकस इज द मिडल anvil shaped bone, its body articulates with the malleus, the long process with the stapes। अब ये जो इनकस है आप डायग्राम में देखो, इसकी जो शेप है वो एनविल शेप है, ठीक है। एनविल होता है जो यूज़ करते हैं गोल्ड स्मिथ या ब्लैक स्मिथ, अपने जो उनका सामान होता है एलिमेंट्स को उसको बीट करने के लिए। आप, ठीक है, आप गूगल पे जाके देख सकते हो एनविल शेप एक्चुअल में होती कैसे है, राइट। अब इसकी जो बॉडी है वो मेलियस और स्टेपिस दोनों के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। आगे जो स्टेपिस है इट इज़ अ मीडियल स्टेरअप शेप बोन, ठीक है। देखो स्टेपिस डायग्राम में कैसे एक स्टेरअप शेप बोन है, ठीक है। इट्स हेड आर्टिकुलेट्स विद द इनकस। इसका जो हेड है वो डायरेक्टली किसके साथ कांटेक्ट में है, इनकस के। और जो इसका फुट प्लेट है वो कहाँ पे फिट है, ओवल विंडो के साथ फिट है, राइट। आगे बात करते हैं इनर ईयर की। द इनर ईयर, इसको इंटरनल ईयर भी बोलते हैं या फिर लेबिरिंथ भी बोलते हैं। लेबिरिंथ का मतलब होता है मेज। आप डायग्राम में देखो कैसे एक मेज सी फॉर्मेशन है, उलझन जैसी, राइट। ये पार्ट जो है इनर ईयर, इट कंटेन्स ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस, राइट। इट इज डिस्क्राइब्ड इन 2 पार्ट्स, द बोनी लेबिरिंथ एंड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, राइट। अब ये जो मेज है, लेबिरिंथ है, ठीक है, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बोनी में और मेम्ब्रेनस में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोनी के बारे में। दिस इज अ कैविटी विद इन द टेम्पोरल बोन लाइन विद द पेरियोस्टियम, ठीक है। अब ये जो बोनी लेबिरिंथ है ये कहाँ है, ये एक कैविटी है, ठीक है, टेम्पोरल बोन के अंदर है, जिसकी लाइनिंग किसने की हुई है, पेरियोस्टियम ने की हुई है, ठीक है। इट इज़ लार्जर दैन द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब ये जो बोनी लेबिरिंथ है ये मेम्ब्रेनस से ज़्यादा लार्जर है। बिटवीन द बोनी एंड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ देयर इज अ लेयर ऑफ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ, ठीक है। अब डायग्राम में देखो बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में एक लेयर है वाटरी फ्लूइड की, उसको बोलते हैं हम लोग पेरिलिम्फ, राइट। और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के जो अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वाटरी फ्लूइड, उसको हम एंडोलिम्फ बोलते हैं, राइट। जो बोनी और मेम्ब्रेनस के बीच में है उसको पेरिलिम्फ बोलते हैं, और जो खुद मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर भरी हुई है वाटरी फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड एंडोलिम्फ, राइट। आगे देखो, द बोनी लेबिरिंथ कंसिस्ट ऑफ द वेस्टिब्यूल, द कॉक्लिया, द 3 सेमिल्यूनर कैनाल्स, राइट। इनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्टिब्यूल। दिस इज द एक्सपैंडेड पार्ट नियरेस्ट द मिडल ईयर, ठीक है। अब ये जो वेस्टिब्यूल है ये कहाँ पे है, बिल्कुल नियर ईयर के पास है, ये एक्सपैंडेड पार्ट है, ठीक है। द ओवल एंड द राउंड विंडोज आर लोकेटेड इन इट्स लेटरल वॉल, ठीक है। ये जो 2 विंडोज है ओवल और राउंड, वो इसके लेटरल पार्ट्स में लोकेटेड है। इट कंटेन्स 2 मेम्ब्रेनस सैक्स, द यूट्रिकल एंड द सेक्यूल, विच आर इंपॉर्टेंट इन बैलेंस, ठीक है। इसी में ही 2 इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेनस सैक्स हैं जिनको हम बोलते हैं यूट्रिकल एंड सेक्यूल, ठीक है। इसी में लोकेटेड, जो कि फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस में काम आती है। आगे कैसे आएगी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है द कॉक्लिया, इट रिजेंबल्स द स्नेल शेल। ये जो देख सकते हैं जो कॉक्लिया रीजन है सारा, ठीक है, ये स्नेल की शेल के साथ रिजेंबल करता है, बिल्कुल हूबहू उसी की तरह दिखता है, ठीक है। द सेमिल्यूनर कैनाल्स, These are the 3 tubes continuous with the vestibules, right। अब ये जो सेमिल्यूनर कैनाल्स है आप डायग्राम में देख सकते हो, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है विद द वेस्टिब्यूल, यानी ऊपर की तरफ। देखिए पहले है सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। आगे बात करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स की। दीज आर 3 ट्यूब्स कॉन्टिन्यूस विद द वेस्टिब्यूल, ठीक है। अब वेस्टिब्यूल ऊपर की तरफ है, तो ये जो 3 ट्यूब्स हैं, बोलते हैं ना 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये कौन से हैं, ठीक है। ऊपर देखो सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल इन डायग्राम है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल, और नीचे है पीछे की तरफ पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। ये 3 ट्यूब्स हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली कॉन्टिन्यूस है विद द वेस्टिब्यूल, राइट। आगे है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ डेलिकेट ट्यूब्स फिल्ड विथ एंडोलिम्फ, ठीक है। एक पूरा नेटवर्क है डेलिकेट ट्यूब्स का, जो कि फिल हुई हुई है किसके साथ, एंडोलिम्फ के साथ। अब इसमें है क्या क्या मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में, अगेन वही चीज़ें हैं, वेस्टिब्यूल, ठीक है, दैट कंटेन्स यूट्रिकल एंड सेक्यूल, द कॉक्लिया, 3 सेमिल्यूनर कैनाल्स, ठीक है। इसमें कॉक्लिया का डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है। अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉक्लिया कंटेन्स 3 कंपार्टमेंट्स, कौन से हैं, स्केला वेस्टिबुलाई,
scala media or cochlear duct, and the scala tympani, right? Here in cross section the bony cochlea has two compartments containing perilymph. ठीक है, जब क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं तो ये जो बोनी कॉक्लिया है इसके दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं, तो जिनमें पेरिलिम्फ प्रेजेंट होता है। एक स्केला वेस्टिबुलाई जो जहाँ ओवल विंडो से ओरिजिनेट होता है, और स्केला टिम्पैनी जो खत्म कहाँ पे होता है, राउंड विंडो पे जाके, राइट। आगे है द कॉक्लियर डक्ट इज अ पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ एंड इज ट्राइंगुलर इन शेप। डायग्राम में देखो कॉक्लियर डक्ट, ठीक है, हल्का सा ट्राइंगुलर इन शेप है और ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का पार्ट है। द बेसिलर मेम्ब्रेन या जिसको बेस ऑफ द ट्राइंगल बोलते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है, देयर आर सपोर्टिंग सेल्स एंड स्पेशलाइज्ड कॉक्लियर हेयर सेल्स कंटेनिंग ऑडिटरी रिसेप्टर्स। ठीक, इस बेसिलर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट है और स्पेशलाइज्ड कॉक्लियर हेयर सेल प्रेजेंट है जो कि साउंड रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं या फिर इनमें साउंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। दीज सेल्स फॉर्म द स्पाइरल ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ कॉटी, द सेंसरी ऑर्गन दैट रिस्पॉन्ड्स टू वाइब्रेशन बाय इनिशिएटिंग nerve impulses that are then perceived as hearing within the brain। ठीक है, इन ये जो सेल्स हैं सारी ये मिलकर क्या बनाते हैं, स्पाइरल ऑर्गन बनाते हैं या फिर ऑर्गन ऑफ कॉटी जिसको बोलते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, ये वो सेंसरी ऑर्गन का पार्ट है जो कि वाइब्रेशंस को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं और ब्रेन के विदिन तक पहुंचाते हैं जहाँ पे हियरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। ठीक है, अब हमने सारा स्ट्रक्चर पढ़ा है, अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग की कि कैसे सुनाई देता है। दिस साउंड प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स और वाइब्रेशंस इन द एयर विच ट्रैवल एट अबाउट 332 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, अब इन्वायरमेंट में हमें इतनी सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है, हर एक साउंड जो है साउंड वेव प्रोड्यूस करती है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है जो कि ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ 332 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। अब ये जो साउंड वेव्स होती हैं या जो वाइब्रेशंस होती हैं ये डायरेक्टली पहले कहाँ पे जाती हैं, ऑरिकल से कलेक्ट होके कंसंट्रेट होती हैं ये वेव्स और डायरेक्टली हमारे ऑडिटरी कैनाल के अंदर एंटर कर जाती हैं जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करवाती हैं, राइट। ऑरिकल से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कराती हैं ये साउंड वेव्स। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जब वाइब्रेशन होती है तो ये जो साउंड वेव्स होती हैं ये ट्रांसमिट होती है और एम्पलीफाई होती हैं थ्रू द मिडल ईयर बाय द मूवमेंट ऑफ द ऑसिकल्स। ऑसिकल्स कौन से, वो जो बोन्स हमने पढ़ी थी, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से वाइब्रेट होती हुई ये उन बोन्स में मूवमेंट क्रिएट करती हैं और आगे बढ़ती हैं ये वाइब्रेशंस। ठीक है, द फुट प्लेट ऑफ द स्टेपिस मूव टू एंड फ्रो इन द ओवल विंडो सेटिंग अप फ्लूइड वेव्स इन द पेरिलिम्फ ऑफ द स्केला वेस्टिबुलाई। आगे क्या है, ये जो फुट प्लेट है, ठीक है, स्टेपिस की, वो अंदर और बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से जो पेरिलिम्फ है प्रेजेंट, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, और उस वेव्स की वजह से क्या है, जो प्रेशर है वो कहाँ पे ट्रांसमिट होता है, कॉक्लियर डक्ट की तरफ ट्रांसमिट होता है। आगे है दिस कॉजेस अ कॉरस्पॉन्डिंग वेव मोशन इन द एंडोलिम्फ। अब पेरिलिम्फ में मोशन आया, वेव मोशन, तो साथ के साथ क्या होगा, इन ऑसिकल्स की मूवमेंट की वजह से एंडोलिम्फ में भी वेव मोशन क्रिएट होगा जो कि रिजल्ट करेगा इन द वाइब्रेशन ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन एंड स्टिमुलेशन ऑफ ऑडिटरी रिसेप्टर्स इन द सेल्स ऑफ स्पाइरल ऑर्गन, राइट। अब क्या होगा कि ये जो वेव मोशन एंडोलिम्फ में जनरेट हुआ है, ठीक है, वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन में भी, और वाइब्रेशंस यहाँ पे क्रिएट होगी तो यानी क्या होगा, स्टिमुलेशन हो जाएगी ऑडिटरी रिसेप्टर्स की इन द हेयर सेल्स ऑफ द स्पाइरल ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ कॉटाई। आगे है द नर्व इम्पल्सेस जेनरेट pass to the brain in the cochlear auditory portion of the vestibulocochlear nerve that is 8th cranial nerve। ठीक है, अब ये जो nerve impulses generate हुई हैं ये डायरेक्टली ब्रेन के पास जाएंगी through the 8th cranial nerve that is vestibulocochlear nerve के थ्रू। the fluid wave is finally expanded into the middle ear by vibration of membrane of the round window। ठीक है, अब ये जो fluid वेव है अब ये क्या होगा, फाइनली एक्सपैंड कर जाएगा पूरे मिडिल ईयर में। यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस की है राउंड विंडो के पास। ठीक है, द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व ट्रांसमिट द इम्पल्सेस टू द ऑडिटरी न्यूक्लिया इन द मेडुला एंड देन टू द ऑडिटरी एरिया इन द टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरेब्रम। ठीक है, जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है ये ट्रांसमिट करती है इम्पल्सेस को पहले मेडुला में और फिर मेडुला से सेरेब्रम में। ठीक है, सेरेब्रम में जो राइट एंड लेफ्ट ऑडिटरी एरियाज होते हैं वो दोनों कानों में से इक्वली इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं, राइट। आगे है साउंड वेव्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ pitch and volume or intensity। Pitch is determined by frequency of sound waves and is measured in hertz। ठीक है, जो पिच है उसको कैसे डिटर्मिन करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, और इसकी मेजरमेंट किस में होती है, हर्ट्स में होती है।
Volume depends on the magnitude of the sound waves and is measured in decibels. Some exposure to very loud noise causes hearing loss because it damages the sensitive hair cells of spiral organ. Right? जैसे कि हम जानते हैं कि जो ऊंची आवाज़ें होती हैं वो कान को डैमेज भी कर सकती हैं, हेयरिंग प्रोसेस को डैमेज कर सकती हैं. राइट, आगे है द बैलेंस एंड द ईयर. इसमें बात करते हैं द सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड द वेस्टिब्यूल के बारे में. सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैव नो ऑडिटरी फंक्शन, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस. ठीक है, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा है उनका ऑडिटरी फंक्शन में कोई रोल नहीं है. ठीक है, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन किस में है? पोस्चर मेंटेनेंस में और बैलेंस बनाए रखने में. ठीक, देयर आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स सिचुएटेड अबव, beside and behind the vestibule of the inner ear and open into it. जैसे हमने पहले पढ़ा है, the semicircular canals like cochlea are composed of an outer bony wall and inner membranous tubes और ducts. ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो कॉकलिया है, ठीक है, उसका जो बाहर वाला हिस्सा है बोनी वॉल से बना हुआ है और जो अंदर वाला हिस्सा है वो मेम्ब्रेनस ट्यूब या डक्ट्स के साथ बना हुआ है. मेम्ब्रेनस डक्ट्स जो हैं वो क्या कैरी करते हैं, क्या कंटेन करते हैं? एंडोलिम्फ एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम बोनी वॉल बाय पेरिलिम्फ. बोनी वॉल से अलग कैसे हैं ये मेम्ब्रेनस डक्ट्स? पेरिलिम्फ के थ्रू. ठीक है, आगे है यूट्रिकल. इट इज़ अ मेम्ब्रेनस सैक विच इज़ द पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल एंड द 3 मेम्ब्रेनस डक्ट्स ओपन इनटू इट एट देयर डायलेटेड एंड्स द एम्प्यूले. ठीक है, डायग्राम में देखो आप. ठीक है, ये जो यूट्रिकल है ये मेम्ब्रेनस सैक है, ठीक है, जो कि वेस्टिब्यूल का पार्ट है जैसे हमने पीछे पढ़ा था. ठीक है, इसमें 3 मेम्ब्रेनस डक्ट्स है, ओपनिंग्स हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द डायलेटेड एंड्स, जिनको हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला. राइट, द सैक्यूल इज द पार्ट ऑफ द वेस्टिब्यूल एंड कम्युनिकेट्स विद द यूट्रिकल एंड द कॉकलिया. ठीक है, जो सैक्यूल है ये भी क्या है? पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल है और ये दोनों के साथ कम्युनिकेट करता है, यूट्रिकल और कॉकलिया के साथ. इन द walls of utricle, saccule and ampulla are fine specialized epithelial cells with minute projections called hair cells. ठीक है, अब ये जो यूट्रिकल है, सैक्यूल है और एम्प्यूला है, इनकी वॉल्स में स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स हैं. ठीक है, माइन्यूट प्रोजेक्शंस के साथ, जिनको हम बोलते हैं हेयर सेल्स. ठीक है, अमंग्स द हेयर सेल्स, अब हेयर सेल्स के अंदर क्या है? सेंसरी रिसेप्टर्स है, जहाँ पे सेंसरी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है, जो कि कंबाइन करती है और क्या फॉर्म करती है? वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, जो कि हमारी 8th क्रेनियल नर्व है. ठीक है, आगे है फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस. द सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड द वेस्टिब्यूल यानी कि यूट्रिकल एंड सैक्यूल आर कंसर्न विद बैलेंस. राइट, जैसे हमने पहले पढ़ा कि सेमी सर्कुलर कैनाल जो है उनका हेयरिंग में कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ बैलेंस मेंटेन करती है और पोस्चर मेंटेन करती है. एनी चेंज ऑफ द पोजिशन ऑफ द हेड कॉसेस मूवमेंट इन द पेरिलिम्फ एंड द एंडोलिम्फ विच स्टिमुलेट्स द सेंसरी रिसेप्टर्स इन द यूट्रिकल, सैक्यूल एंड एम्प्यूला. ठीक है, राइट, अब क्या होता है कि कोई भी पोजीशन में, हेड की पोजीशन में चेंज आए, ठीक है, वो इन फ्लूइड्स में मूवमेंट प्रोड्यूस करती है. ठीक है, और ये सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि यूट्रिकल, सैक्यूल एंड एम्प्यूला में प्रेजेंट है उनको स्टिमुलेट करते हैं. ठीक, आगे द रिजल्टेंट नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड बाय वेस्टिब्यूलर नर्व. ठीक है, अब ये जो इम्पल्सेस हैं, ठीक है, जो इनके रिजल्ट से अकर हुई हैं, वो कहाँ पे ट्रांसमिट होती है? वेस्टिब्यूलर नर्व के थ्रू ट्रांसमिट होती है, विच जॉइंस द कॉक्लियर नर्व टू फॉर्म वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व. ठीक है, अब ये जो चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ हेड की वजह से ये जो मूवमेंट्स प्रोड्यूस हुई थी, सेंसरी रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुए थे, ठीक है, तो उनकी वजह से क्या हो जाता है? ये जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है, डायरेक्टली टू फॉर्म वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व. क्लियर? वेस्टिब्यूलर ब्रांच passes first to the vestibular nucleus, then to the cerebellum, and finally these nerve impulses pass to the cerebrum and to the skeletal muscles. ठीक है, अब ये जो वेस्टिबुलर ब्रांच है ये सबसे पहले वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से होते हुए सेरेबेलम में एंटर करते हैं और फाइनली सेरेबेलम में एंटर करने के बाद ये इम्पल्सेस सेरेब्रम में एंटर करती हैं और स्केलेटल मसल्स में एंटर करती हैं, जो कि हमारा बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं. ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन अवेयरनेस ऑफ बॉडी पोजीशन, मेंटेनेंस ऑफ अपराइट पोजीशन एंड फिक्सिंग ऑफ द आई ऑन द सेम पॉइंट इंडिपेंडेंटली ऑफ हेड मूवमेंट्स. राइट, ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं ये हमें हेल्प करती हैं बॉडी पोस्चर, पोजीशन मेंटेन करने में, ठीक है, आइज को सेम पॉइंट पे फिक्स रखने में और हेड को इंडिपेंडेंटली मूव करने में. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ईयर. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेंस ऑफ टेस्ट. The sense of taste और gustation is closely linked with the sense of smell. ठीक है, ये जो sense of taste है ये बिल्कुल related है किसके साथ? sense of smell के साथ. taste buds contain sensory receptors जिनको chemoreceptors भी बोलते हैं और ये कहाँ पे
होते हैं प्रेजेंट, पैपिला ऑफ द टंग एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एपिथीलिया ऑफ द टंग, सॉफ्ट पैलेट, फैरिंग्स एंड एपिग्लॉटिस। इन सब के बारे में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा हुआ है, एक बार वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं, पैपिला आप डायग्राम में देखो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, टंग के पैपिला पे, ठीक है, और सॉफ्ट पैलेट, फैरिंग्स, एपिग्लॉटिस सब में प्रेजेंट होते हैं ये टेस्ट बर्ड्स। सम ऑफ द सेल्स हैव हेयर लाइक सीलिया ऑन देयर फ्री बॉर्डर प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स टाइनी पोर्स इन द एपिथेलियम, ठीक है। कुछ सेल्स होते हैं जिनमें कि हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इनके एपिथेलियम के अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि टेस्ट को परसीव करने में हेल्प करते हैं। द सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड बाय केमिकल्स दैट एंटर्स द पोर डिजॉल्व इन सलाइवा, ठीक है। अब ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स है ये कैसे स्टिमुलेट हो जाते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, चाहे स्वीट हो, चाहे खट्टा हो, मीठा हो, वॉट एवर, ठीक है, तो वो जो केमिकल्स होते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के, उस फूड के, वो डिजॉल्व हो जाते हैं हमारे सलाइवा में और इन पोर्स के अंदर एंटर कर जाते हैं जहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसी अकॉर्डिंगली हमें टेस्ट जनरेट होता है, हमें पता चलता है कि खट्टा है, मीठा है, कैसा है टेस्ट उसका, राइट। ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं ये जनरेट होती हैं और कंडक्ट होती हैं किसके साथ, कौन सी नर्व्स के साथ, ग्लोसोफेरिंजियल, फेशियल एंड द वेगस नर्व, ठीक है, मेडुला और थैलेमस पहुंचने से पहले, ठीक। देयर फाइनल डेस्टिनेशन इज द टेस्ट एरिया इन द पेराइटल लोब ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स वेयर टेस्ट इज परसीव्ड, ठीक है। इनकी फाइनल डेस्टिनेशन कौन सी है नर्व इम्पल्सेस की, पेराइटल लोब है जहाँ पे हमारा, ठीक है, उसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स एरिया है जहाँ पे ये नर्व इम्पल्सेस पहुँचती हैं और वहाँ पे हमें फाइनली टेस्ट जो है परसीव होता है, क्लियर। सो फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे अब। देयर आर 4 फंडामेंटल सेंसेशंस ऑफ टेस्ट, स्वीट, सोर, बिटर एंड सॉल्ट, ठीक है, ये 4 टेस्ट होते हैं, राइट। इट इज थॉट दैट ऑल टेस्ट बर्ड्स आर स्टिमुलेटेड बाय ऑल टेस्ट्स, राइट। Taste is impaired when the mouth is dry because substances can only tasted when in solution, right। टेस्ट हमारा ख़राब हो जाता है या फिर इम्पेयर हो जाता है, प्रॉपरली नहीं आता है जब भी हमारा माउथ ड्राई हो, ठीक है, क्योंकि जो सब्सटेंसेस है वो टेस्ट हमें उनका तभी पता चलेगा जब वो सलाइवा में डिज़ोल्व मिलेंगी। इसलिए ड्राई माउथ में जैसे कभी बुखार होता है तो मुंह कड़वा हो जाता है, जो टेस्ट है वो इम्पेयर हो जाता है, राइट। द सेंस ऑफ टेस्ट ट्रिगर सलाइवेशन एंड सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। जो सेंस ऑफ टेस्ट है ये किस किस को ट्रिगर करता है, सलाइवेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को, ठीक है। ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये सेंसेशन ऑफ टेस्ट से ही सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। आगे है, इट ऑल्सो हैज़ अ प्रोटेक्टिव फंक्शन दैट इज व्हेन फाउल टेस्टिंग फूड इज ईटन रिफ्लेक्स गैगिंग और वॉमिटिंग में बी इंड्यूस्ड, राइट। अब ये जो टेस्ट का है हमें एक प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होता है, टेस्ट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। वो क्या है, जैसे हम कोई कड़वी चीज़ खा लेते हैं, बासी चीज़ खा लेते हैं, फाउल टेस्टिंग चीज़ खा लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि चीज़ खराब है, फटाफट से जो हमारा गैगिंग रिफ्लेक्स होता है या फिर वॉमिटिंग रिफ्लेक्स होता है वो इंड्यूस हो जाता है, राइट। चीज़ जो है बॉडी से बाहर निकलने को करती है, राइट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइट एंड द आई। द आई इज द ऑर्गन ऑफ साइट, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी और इसको सप्लाई कौन करता है, सेकेंड क्रेनियल नर्व जिसका नाम ऑप्टिक नर्व है। ये स्फेरिकल इन शेप है और इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। जो स्पेस है बिटवीन द आई एंड द ऑर्बिटल कैविटी उसको किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, एडिपोज टिश्यू ने, जो कि हेल्प करता है आई को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट इंजरीज से, ठीक है, सेवरल इंजरीज से, राइट। आगे है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू है जो कि वॉल्स ऑफ द आई को फॉर्म करती हैं। कौन सी हैं, सबसे पहले आउटर है जो कि फाइब्रस लेयर से बनी हुई है, ठीक है, और इसमें आता कौन कौन है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया, राइट। जो मिडिल वाली है वो वैस्कुलर लेयर है, उसको यूवियल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन से पार्ट्स आते हैं, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस, ठीक है। जो इनर मोस्ट लेयर है उसको नर्वस टिश्यू लेयर बोलते हैं, इसमें कौन सा पार्ट आता है, रेटिना। अब इनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्क्लेरा एंड द कॉर्निया। द स्क्लेरा और द वाइट ऑफ द आई फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पोस्टीरियर एंड द लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द आई बॉल, ठीक है। आप डायग्राम में देखो, सबसे पहले जो व्हाइट पोर्शन है, ठीक है, उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। ये आउटर मोस्ट पार्ट फॉर्म करता है आई का, ठीक है, और लेटरल एस्पेक्ट्स में भी ये है, ठीक है, और पोस्टीरियर साइड में भी यही है, ठीक है, आंख के आगे है। इट कंसिस्ट ऑफ अ फर्म फाइब्रस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो आंख है हमारी, ये जो स्क्लेरा है, ठीक है, ये फर्म फाइब्रस मेम्ब्रेन के साथ बना हुआ है जो कि इसको हेल्प करती है एक फिक्स्ड शेप में रहने के लिए और इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करती है एक्सट्रिंसिक मसल्स के साथ, ठीक। अब जो स्क्लेरा है वो एंटीरियरली एक क्लियर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो कि एपिथेलियम से बनी हुई है, ठीक है, और जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, राइट। अब जो लाइट रेस पास करती हैं वो कॉर्निया से होती हुई रेटिना तक जाती हैं, क्लियर। आगे बात करते हैं कोरॉइड की। कोरॉइड क्या है, द कोरॉइड लाइंस द
posterior inner surface of the sclera. It is very rich in blood vessels and is deep chocolate brown in color. Light enters the eye through pupil, stimulates the sensory receptors in the retina and is then absorbed by the choroid. ठीक है, अभी जो choroid है ये क्या है, ये posterior surface of the sclera को line करता है. डायग्राम में देखो पीछे से, but inner surface of the sclera, right? posterior पार्ट में प्रेजेंट है बट पोस्टीरियर इनर पार्ट में प्रेजेंट है स्क्लेरा के. डायग्राम में देखो आप, और इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है. इसका कलर डीप चॉकलेट ब्राउन का कलर होता है. ठीक है, जो लाइट है कि वो आंखों में एंटर करती है थ्रू द प्यूपिल और स्टिमुलेट करती है सेंसरी रिसेप्टर एरियाज जो कि रेटिना में प्रेजेंट होते हैं. फिर वो कोरॉइड के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं. ठीक है, फिर ये जो लाइट जाके कोरॉइड में एब्जॉर्ब हो जाती है. क्लियर, राइट. अब बात करते हैं सिलियरी बॉडी की. The ciliary body is the anterior continuation of the choroid consisting of ciliary muscle and secretory epithelial cells. ठीक है, ये जो ciliary body है डायग्राम में देखो, ठीक है, आपको दिख जाएगा ये anterior portion में है और ये कोरॉइड का ही कॉन्टिन्यूड पार्ट है. ठीक है, जो कि बना हुआ है सिलियरी मसल्स के साथ. ठीक है, जो कि स्मूथ मसल फाइबर्स के टाइप हैं और सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स भी इसमें प्रेजेंट है. क्लियर. जो सिलियरी मसल्स है वो एक स्फिंक्टर की तरह एक्ट करते हैं. इसमें जो लेंस है वो सिलियरी बॉडी के साथ अटैच्ड है. आप डायग्राम में देख सकते हो दोनों साइड से सिलियरी बॉडी के सेंटर में कौन अटैच्ड है, लेंस अटैच्ड है. ठीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सिलियरी मसल फाइबर्स कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस. ठीक है, जब सिलियरी मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो जो शेप ऑफ द लेंस है वो कंट्रोल होता है. ठीक है, स्टिमुलेशन कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी मसल एंड अकोमोडेशन ऑफ द आई. ठीक है, जो इसका स्टिमुलेशन होता है सिलियरी बॉडी का, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है सिलियरी मसल्स की और आई जो है अकोमोडेट करती है. ठीक है, जैसे हम घुमाते हैं इधर उधर. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइरिस. आइरिस क्या है, कौन सा पार्ट है ये आई का, जो विजिबल कलर्ड पार्ट होता है आई का, जिससे हमें आंखों का रंग पता चलता है, उस पोर्शन को हम आइरिस बोलते हैं. राइट, किसी की ब्लू है आंखें, किसी की ब्लैक है, किसी की ब्राउन है. ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है, आइरिस में. ठीक है, आइरिस जो है वो कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई है. अब एंटीरियरली ये कहाँ से एक्सटेंड होता है, सिलियरी बॉडी से एक्सटेंड होता है. ठीक है, और जो आइरिस है, ठीक है, कॉर्निया के पीछे लाई करता है, लाइंग बिहाइंड द कॉर्निया एंड इन द फ्रंट ऑफ द लेंस. ठीक है, और लेंस के आगे की तरफ है, यानी कि कॉर्निया और लेंस के बीच में कौन सा पोर्शन है, आइरिस है. क्लियर. इट डिवाइड्स द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई इनटू एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर चैम्बर्स which contain aqueous fluid secreted by the ciliary body. right, अब जो एंटीरियर सेगमेंट है आई का, उसी को ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है आइरिस, एक एंटीरियर चैम्बर और एक पोस्टीरियर चैम्बर. ठीक है, और उनके चैम्बर, दोनों चैम्बर्स के बीच में एक एक्वस फ्लूइड है जो कि सिलियरी बॉडी उसको सिक्रीट करता है ताकि आई के स्ट्रक्चर को मॉइस्ट रखा जा सके. ठीक, अब आगे क्या है, इट इज अ सर्कुलर बॉडी कंपोज्ड ऑफ पिगमेंट सेल्स एंड टू लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स, वन सर्कुलर एंड अनदर वन रेडिएटिंग. ठीक है, अब ये एक सर्कुलर बॉडी है जो आइरिस है. ठीक है, जो बनी हुई है किसके साथ, पिगमेंटेड सेल्स के साथ बनी हुई है. ठीक है, इसमें स्मूथ मसल फाइबर्स की ही दो लेयर्स देखने को मिलेंगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट है, एक सर्कुलर है और दूसरी वाली रेडिएटिंग है. ठीक है, सेंटर में एक अपर्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल. ठीक है, आप आईने में देखना, मिरर में देखना कि आपकी आंख में एक छोटा सा ब्लैक कलर का स्पॉट होगा, एक अपर्चर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं. ठीक है, द कलर ऑफ द आइरिस इज जेनेटिकली डिटर्मिन्ड एंड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट. ठीक है, जो आंखों का कलर है एक तो वो जेनेटिकली डिपेंड करता है. ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट उसमें. ठीक है, कौन से कलर के पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट है उस पे होता है. ठीक, अब आप ये डायग्राम में देख सकते हो आइरिस कौन सा पार्ट है, कलर्ड पार्ट है, और प्यूपिल उसके अंदर वाला पार्ट है. राइट, अब देखो जब प्यूपिल कॉन्ट्रैक्टेड होता है तो कैसे होता है और रिलैक्स होता है तो कैसे होता है. द आइरिस रिलैक्सेस इन ब्राइट लाइट एंड आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स इन डिम लाइट. ठीक है, आप देख सकते हो कैसे है. आगे बात करते हैं लेंस की. The lens is a highly elastic circular biconvex body lying immediately behind the pupil. डायग्राम में देखो लेंस जो है वो क्या है, हाईली इलास्टिक सर्कुलर शेप में है और बायकन्वेक्स है. ठीक है, जो बिल्कुल प्यूपिल के पीछे लाई करता है. क्लियर. इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स एनक्लोज्ड विद इन अ कैप्सूल एंड इट्स सस्पेंडेड फ्रॉम द सिलियरी बॉडी. ठीक है, में क्या है, ये फाइबर्स के साथ बना हुआ है जो कि एनक्लोज्ड है कैप्सूल की फॉर्म में. ठीक है, और ये कहाँ से सस्पेंड होते हैं, कहाँ पे अटैच्ड है, सिलियरी बॉडी के साथ अटैच्ड है. आप डायग्राम में देखो दोनों साइड्स पे सिलियरी बॉडी है और लेंस है और बायकन्वेक्स है. क्लियर. When the ciliary muscle contracts, it moves forwards, releasing its pull on the lens, increasing its thickness. The nearer is the object being viewed, the thicker the lens become to allow the focusing. ठीक है, जो सिलियरी मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो आगे की तरफ मूव करता है. ठीक है, तो
उसके साथ क्या हो जाता है कि जो लेंस की थिकनेस है वो इंक्रीज कर जाती है। जितना ऑब्जेक्ट पास में होगा, ठीक है, जितनी पास से हम लोग ऑब्जेक्ट को व्यू करेंगे, लेंस उतना ही थिकर हो जाएगा ताकि आराम से फोकसिंग कर सके, ठीक है। द लेंस बेंड्स यानी रिफ्रैक्ट्स लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ द आई, ठीक है। अब जो लेंस है वो बेंड करता है ताकि लाइट रेज जो है इजीली ऑब्जेक्ट्स को रिफ्लेक्ट कर सके, जो भी आंखों के सामने है उसको देख सके, क्लियर। इट इज ओनली structure in the eye that can vary its refractory power which is achieved by changing its thickness, ठीक है। ये एक ऐसा इकलौता स्ट्रक्चर है आंख का जो कि अपनी रिफ्रैक्टरी पावर को चेंज कर सकता है, यानी कि लेंस थिक एंड थिन हो सकता है एडजस्ट करने के लिए, फोकस करने के लिए, क्लियर। अब बात करते हैं रेटिना की। रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आई। डायग्राम में देखो सबसे अंदर वाली लेयर है और ये एक्सट्रीमली डेलिकेट स्ट्रक्चर है। ये नर्व सेल बॉडीज और एक्सॉन से मिलकर बनी हुई है। जो लाइट सेंसिटिव लेयर है उसमें सेंसरी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलते हैं रॉड्स एंड कोन्स, जो कि फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स कैरी करते हैं, जिनमें की पावर होती है जो लाइट रेस को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो रेटिना है ये पूरी आई बॉल का 1/3 हिस्सा बनाता है और ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होता है बैक की तरफ, ठीक है। पोस्टीरियरली ये थिक होता है और एंटीरियरली ये आते आते सिलियरी बॉडी तक थिन हो जाता है, ठीक है। नियर द सेंटर ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट इज द मैक्यूला ल्यूटिया और द येलो स्पॉट, ठीक है। डायग्राम में देखो, ठीक है, एकदम सेंटर में पोस्टीरियर पार्ट में कौन प्रेजेंट है, मैक्यूला ल्यूटिया है इसमें, और इसको हम क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट भी बोलते हैं, ठीक है। आई का डायग्राम है, ध्यान से देख लो। आगे है टुवर्ड्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रेटिना देयर आर फ्यूअर कोन्स देन रॉड्स, ठीक है। आगे की तरफ आते हुए जो रेटिना है उसमें क्या हो जाता है, एक तो वो थिन हो जाता है और उसमें जो कोन्स होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेरेटिव टू रॉड्स, राइट। अब अबाउट 0.5 सेंटीमीटर टू द लेजर साइड ऑफ द मैक्यूला ल्यूटिया ऑल द नर्व फाइबर्स ऑफ रेटिना कन्वर्ज टू फॉर्म ऑप्टिक नर्व, ठीक है। 0.5 सेंटीमीटर थोड़ा नेजल साइड पे, ठीक है, मैक्यूला ल्यूटिया के सारे नर्व फाइबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं ताकि वो एक ऑप्टिक नर्व को बना सके, क्लियर। अब जो स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना है, ठीक है, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व आंख को मतलब लीव करती है, ठीक है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, छोटा सा पार्ट होता है रेटिना का जहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है आंखों से, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क और ब्लाइंड स्पॉट। इट हैज़ नो लाइट सेंसिटिव सेल्स, क्लियर। अब जो ब्लड सप्लाई होती है आई को वो किसके थ्रू होती है, आर्टीरियल ब्लड बाय द सिलियरी आर्टरीज एंड द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, क्लियर। अब बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द आई की। द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई दैट इज द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर्स बाय द आइरिस, ठीक है, राइट। अब ये क्या है, एंटीरियर सेगमेंट जो है वो आइरिस की वजह से दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, हमने पीछे पढ़ा है, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर, और इन दोनों चैम्बर्स के बीच में क्या है, एक्वस फ्लूइड प्रेजेंट है। अब इस एक्वस फ्लूइड का क्या काम होता है, ये आई को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल देता है। जो भी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स हैं आंखों के जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, फॉर एग्जांपल कॉर्निया, लेंस एंड लेंस कैप्सूल, इनमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देता है और आंखों की सफाई रखता है, ठीक है। बिहाइंड द लेंस एंड द फिलिंग पोस्टीरियर सेगमेंट कैविटी ऑफ द आई बॉल इज द विट्रियस बॉडी, ठीक है। अब लेंस के पीछे, ठीक है, जितना भी पोस्टीरियर सेगमेंट है उसमें सारा क्या भरा हुआ है, विट्रस बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। विट्रस बॉडी क्या होता है, एक सॉफ्ट कलरलेस ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि 99% ऑफ वाटर के साथ बना हुआ है और कुछ सॉल्ट्स एंड म्यूकोप्रोटीन के साथ बना हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है, विट्रस बॉडी की वजह से वो आई बॉल्स हैं उसकी जो वॉल्स हैं वो कोलैप्स होने से बच जाती हैं, क्लियर। आगे द आई कीप्स इट्स शेप बिकॉज ऑफ द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द विट्रस बॉडी एंड द एक्वस फ्लूइड विच रिमेन्स फेयरली कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। अब जो आंखें हैं वो अपनी शेप में बरकरार उसको कैसे रखती हैं, बिकॉज ऑफ द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द विट्रस बॉडी। ये जो विट्रस बॉडी है, ठीक है, हम जैसे जानते हैं कि ये 99% वाटर से बना हुआ है, ठीक है, इसमें जो इसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम मेंटेन रहता है, वैसे ही एक्वस फ्लूइड जो है वो भी कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ। इसी वजह से जो आंखों की शेप है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, वो सिमिलर ही रहती है, ठीक। आगे बात करते हैं ऑप्टिक नर्व्स जो कि हमारी सेकेंड क्रेनियल नर्व्स है। The fibers of the optic nerve originate in the retina and they converge to form optic nerve about 0.5 सेंटीमीटर टू द नेजल साइड ऑफ द मैक्यूला ल्यूटिया। पहले भी पढ़ा है कि जो फाइबर्स है ऑप्टिक नर्व की ये रेटिना में से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से, मैक्यूला ल्यूटिया से, जो कि 0.5 सेंटीमीटर नेजल साइड की तरफ है, ठीक है, और ये कन्वर्ज कर जाती हैं सारी ताकि एक ऑप्टिक नर्व को बना सके, ठीक है। आगे है ऑप्टिक कियाज्मा। इट इज सिचुएटेड इमीडिएटली इन द फ्रंट ऑफ एंड अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बिल्कुल
पिट्यूटरी ग्लैंड के सामने और उसके ऊपर की तरफ है ऑप्टिक कियाज्मा। ये ऑप्टिक कियाज्मा में होता क्या है, जो नर्व फाइबर्स मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द नेजल साइड ऑफ रेटिना, वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को ऑपोजिट साइड्स में, ठीक है। ये क्रॉसिंग ओवर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उनको दोनों आंखों से इनपुट प्रोवाइड होती है, ठीक है, मतलब दोनों आंखों से प्रॉपर विजन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में इक्वली डिवाइड होती है। अब बात करते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट्स की। दीज आर द पाथवेज ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स पोस्टीरियर टू द ऑप्टिक कियाज्मा। बिल्कुल ऑप्टिक कियाज्मा के पीछे पाथवेज हैं जिनको हम ऑप्टिक ट्रैक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। इन ट्रैक्ट्स की क्या खासियत है, एक ट्रैक्ट में, ठीक है, हर एक ट्रैक्ट में जो नेजल फाइबर्स हैं एक रेटिना के, यानी एक आंख की जो रेटिना है उसके जो नेजल फाइबर्स हैं इस ट्रैक्ट में वो भी प्रेजेंट होते हैं, और दूसरी आंख के जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं, ठीक है, वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ साइट की। फिजियोलॉजी ऑफ साइट में क्या है, जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने होती हैं वो लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं तो ही हमें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। जो वाइट लाइट है वो विबग्योर यानी कि रेनबो के कलर्स का कॉम्बिनेशन है, विजुअल स्पेक्ट्रम है, ठीक है। रेड लाइट है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है और वॉयलेट की शॉर्टेस्ट होती है, ठीक है, राइट। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज ब्रॉड बट ओनली अ स्मॉल पार्ट इज विजिबल टू द ह्यूमन आई, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो बहुत ब्रॉड है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का छोटा सा जो हिस्सा है, ठीक है, हाँ, सिर्फ ह्यूमन आई वही देख सकती है। जैसे कि यूवी लाइट्स हैं दैट इज नॉट नॉर्मल विजिबल बिकॉज एब्जॉर्ब बाय येलो पिगमेंट इन द लेंस। जो यूवी लाइट है हमारी आंखों में जो येलो पिगमेंट प्रेजेंट होता है ये वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी वजह से हमें यूवी लाइट नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक है। अगर यूवी लाइट आंखों को तभी दिखाई दे सकते जब लेंस की रिमूवल हो, जैसे कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन के दौरान, ठीक। ये माना जाता है कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोजर हो ये यूवी रेस के साथ तो रेटिनल डैमेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे स्पेसिफिक कलर्स परसीव्ड ओनली व्हेन वन वेवलेंथ इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट एंड ऑल अदर्स आर एब्जॉर्ब्ड। फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स रेड व्हेन ओनली द रेड वेवलेंथ इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं एनवायरनमेंट में वो हमें नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ वही कलर दिखाई देता है जो अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है। अब फर्ज करो कि सामने हमारे रेड एप्पल पड़ा है तो उसके हमें उसका रेड कलर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। बाकी उसके इर्द गिर्द समझो सारा खाली दिखाई दे रहा है क्योंकि और कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि बाकी कलर्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं, क्लियर। इन ऑर्डर टू अचीव क्लियर विजन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट विद इन द विजुअल फील्ड इज फोकस्ड ऑन टू द रेटिना ऑफ ईच आई, ठीक है। क्लियर विजन के लिए कि हमें सारी चीज़ें ठीक से दिखाई दे, जो लाइट है ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्टली हमारे रेटिना के पास आती हैं ताकि इजीली जो चीज़ें हैं वो दिख पाएँ, क्लियर। द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग अ क्लियर इमेज आर, अब जो प्रोसेस है क्लियर इमेज प्रोड्यूस करने के वो कौन से हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज, ठीक है, कि जो लेंस है अपना रिफ्रैक्टरी पावर एडजस्ट करता है, ठीक है, दूर की चीज़ों के लिए कैसे और पास की चीज़ों के लिए कैसे, चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपल्स, accommodation adjustment of the lens for the near vision, right। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज। रेटिना तक पहुंचने से पहले जो लाइट रेज है उनको कहाँ से पास होना पड़ता है, कंजक्टाइवा, कॉर्निया, एक्वस फ्लूइड, लेंस एंड विट्रस बॉडी, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट जो होता है रेटिना, जहाँ पे आके इमेज फॉर्मेशन होती है। लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर बेंट बाय द लेंस व्हेन दे एंटर द आई, ठीक है। जो लाइट रेज होती है वो बिल्कुल सीधी नहीं आती आंखों में, उनको बेंट होके आना पड़ता है, ठीक है। और उनको बेंट कौन करता है, लेंस बेंट करता है, ठीक है, जब वो एंटर करती हैं आई में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लेंस की। लेंस क्या है, एक बाय कन्वेक्स इलास्टिक ट्रांसपेरेंट बॉडी है। डायग्राम में देखो आप, ठीक है, कि एक इलास्टिक ट्रांसपेरेंट बॉडी है जिसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, आइरिस के बिल्कुल पीछे सिचुएटेड है, ठीक है। और साइड्स पे देखो कौन सपोर्ट कर रहा है इसको, सिलियरी बॉडी, डायग्राम में देख सकते हैं आप। इट इज द ओनली स्ट्रक्चर इन द आई दैट चेंजेस इट रिफ्रैक्टिव पावर, ठीक है। ये इकलौता स्ट्रक्चर है आंखों का जो कि अपनी रिफ्रैक्टिव पावर को चेंज कर सकता है, ठीक है। लाइट रेज एंटरिंग द आई नीड टू बी रिफ्रैक्टेड टू फोकस देम ऑन रेटिना, ठीक है। जो भी लाइट रेज आई के अंदर एंटर कर रही है उनको रिफ्रैक्टेड होना ही पड़ता है, ठीक है, ताकि उनका जो फोकस है वो हो सके रेटिना के ऊपर, ठीक है। लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नीड लीस्ट रिफ्रैक्शन एंड एज द ऑब्जेक्ट कम क्लोजर द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन नीडेड इज इंक्रीज, ठीक है। अब जो लाइट है दूर के ऑब्जेक्ट्स जब हमने देखने हैं उनके लिए लीस्ट रिफ्रैक्शन की जरूरत होती है और जैसे ही ऑब्जेक्ट पास में आ जाते हैं जो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो लेंस है वो थिकर हो जाता है पास के
ऑब्जेक्ट्स को व्यू करने के लिए, ठीक है, और वो थिन हो जाता है जब हम फोकस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि 6 मीटर की दूरी पे होते हैं। क्लियर? टू इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव पावर द सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जो सिलियरी मसल्स हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि रिफ्रैक्टिव पावर को इंक्रीज किया जा सके। क्लियर? तो बात करते हैं साइज ऑफ द प्यूपिल्स की। जो राउंड ओपनिंग होती है आइरिस के सेंटर में, ठीक है, आइरिस कौन सा पोर्शन है? कलर्ड पोर्शन है, जो हमने फ्रंट व्यू देखा था पीछे स्लाइड्स में, और इसमें आप साइड व्यू देख सकते हो। ठीक है, आइरिस के सेंटर में एक ओपनिंग है, अपर्चर है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल के पास अपनी एक प्रॉपर्टी है, वो अपने साइज को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लाइट। ठीक है, जब ब्राइट लाइट होती है, बहुत ज्यादा रोशनी होती है, तो ये जो प्यूपिल्स हैं ये अपने आप को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, ठीक है, छोटे कर लेते हैं, ताकि ये अवॉइड करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ज्यादा अमाउंट ऑफ जो लाइट है आंखों के अंदर जाने के लिए, ज्यादा रोशनी से बचा के रखते हैं आंखों को। जो रेटिना है वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है आई का, ठीक है, और इसी तरह जब लाइट कम होती है तो ये डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो आइरिस है उनके पास हमने पढ़ा था कि लेयर है स्मूथ मसल फाइबर्स की, एक सर्कुलर है और दूसरी रेडिएटिंग वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ रेटिना की। जो रेटिना है वो लाइट सेंसिटिव या फोटो सेंसिटिव एरिया है आंखों का। ठीक है, लाइट रेस कॉजेस केमिकल चेंजेस इन लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स इन द रेटिनल सेल्स। ठीक है, जो लाइट रेस हैं वो केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करती है रेटिनल सेल्स में। ठीक है, अब दो तरह के हैं ये, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, रॉड्स के बारे में पढ़ेंगे पहले। रॉड्स आर मच मोर लाइट सेंसिटिव देन कोन्स। ठीक है, डायग्राम में देखो रॉड सेल्स कहाँ पे हैं और कोन सेल्स कहाँ पे हैं। ठीक है, ये ज्यादा लाइट सेंसिटिव है एज कंपेरेटिव टू कोन सेल्स। ठीक है, दे आर यूज्ड व्हेन लाइट लेवल्स आर लो। जब कम रोशनी होती है, ठीक है, ये रॉड सेल्स तब यूज होते हैं, तब काम करते हैं। ठीक, स्टिमुलेशन ऑफ रॉड लीड्स टू मोनोक्रोमिक व्हाइट एंड ब्लैक विजन। राइट, जो ब्लैक एंड व्हाइट विजन आती है वो रॉड सेल्स की वजह से आती है, मोनोक्रोमिक विजन बोलते हैं इसको। ठीक करते हैं कोन्स की। कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर। ठीक, डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं जो विजिबल लाइट की, वो रिजल्ट करती है परसेप्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। इन ब्राइट लाइट द लाइट रेज आर फोकस्ड ऑन द मैक्यूलर ल्यूटिया। ठीक है, जब भी ब्राइट लाइट होती है, जो लाइट रेज होती है वो डायरेक्टली मैक्यूलर ल्यूटिया पे फोकस करती हैं। आगे बात करते हैं बाइनोक्यूलर विजन। बाइनोक्यूलर विजन या फिर स्टीरियोस्कोपिक विजन भी बोलते हैं इसको। ये क्या हेल्प करती है हमें? ये 3D 3 डायमेंशनल व्यू देखने में हेल्प करती है। जैसे अब हम सामने की तरफ देख रहे हैं तो हमें साइड का लेटरल पार्ट्स का भी हमको दिखाई देता है। ठीक है, उसको 3D विजन बोलते हैं। हर आंख से हमें थोड़ा अलग व्यू दिखता है। ठीक है, द इमेजेस फ्रॉम द 2 आईज आर फ्यूज्ड इन द सेरेब्रम सो दैट ओनली 1 इमेज इज परसीव्ड। ठीक है, इमेजेस फ्रॉम द 2 आईज आर फ्यूज्ड इन द सेरेब्रम। कहाँ पे फ्यूज होती है इमेजेस? दोनों आंखों की सेरेब्रम में, ताकि एक ही इमेज परसीव हो हमें। ठीक है, बाइनोक्यूलर विजन प्रोवाइड्स अ मच मोर एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ। जो बाइनोक्यूलर विजन है, ये जो हमारी 3 डायमेंशनल विजन है, ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करती हैं? प्रॉपर एक्यूरेट असेसमेंट प्रोवाइड करती हैं किन किन चीजों की, किसी डिस्टेंस की, डेप्थ की, हाइट की, विड्थ की। ठीक है, जो लोग होते हैं विद मोनोक्यूलर विजन, जिनका ये बाइनोक्यूलर विजन इम्पेयर्ड होता है, उनको बहुत डिफिकल्टी होती है डिस्टेंस को प्रॉपर जांचने में ड्राइव करते समय। ठीक है, किसी चीज की डेप्थ को जांचने में, ठीक है, हाइट एंड विड्थ मापने में। ठीक है, उनको फॉर एग्जाम्पल टू जज द स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ एन अप्रोचिंग व्हीकल, उनको यही नहीं पता चल रहा कि व्हीकल कितनी दूर है, कितनी पास है, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। राइट, अब बात करते हैं एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स ऑफ द आई। ये कौन से मसल्स हैं जो कि आईलिड्स में भी प्रेजेंट होते हैं और जो आईबॉल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं? टोटल 6 एक्सट्रिंसिक मसल्स है जो आईबॉल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनका जो एक हिस्सा है वो आईबॉल के साथ अटैच्ड होता है और बाकी सारे ऑर्बिटल कैविटी के साथ अटैच्ड होते हैं, इसलिए जो आईबॉल है वो अपनी प्लेस पे रहता है ऑर्बिटल कैविटी के अंदर। ठीक है, इसमें 4 स्ट्रेट मसल्स है जिनको रेक्टस मसल्स बोलते हैं और 2 ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आई को हर एक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द आई। अब कौन से दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं आई के? द आई इज अ डेलिकेट ऑर्गन विच इज प्रोटेक्टेड बाय सेवरल स्ट्रक्चर्स। कौन से हैं? आईब्रोज, eyelids and eyelashes, lacrimal apparatus. राइट, सबसे पहले बात करेंगे हम आईब्रोज की। These are the 2 arched ridges of the supraorbital margins of the frontal bone. ठीक है, अब आप डायग्राम में देख सकते हो आईब्रोज क्या है। ये आर्च्ड रिजेस हैं। ठीक है, उभरे हुए हिस्से हैं। कहाँ पे हैं? सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन के पास। ठीक है, नियर बाय द फ्रंटल बोन, जो हमारी फ्रंटल बोन है उस पे सिचुएटेड है ये। ठीक है, न्यूमरस हेयर्स आईब्रोज प्रोजेक्ट ऑब्लिकली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्किन। ठीक है, जो आईब्रोज होते हैं उनके जो हेयर्स हैं वो ऑब्लिकली अपने सरफेस से बाहर आते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे सीधे नहीं होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते हैं, ऑब्लिक डायरेक्शन में होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो। दे प्रोटेक्ट द आईबॉल फ्रॉम स्वेट, डस्ट एंड अदर फॉरेन बॉडीज। ठीक है, इन सभी चीजों से आईब्रोज जो है
वो आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं आईलिड्स की, जिनको हम पैल्पेब्रे भी बोलते हैं। जो आईलिड्स हैं वो 2 मूवेबल फोल्ड्स ऑफ टिश्यू हैं, जो कि एक ऊपर की तरफ सिचुएटेड आंखें और एक नीचे की तरफ सिचुएटेड है। ठीक है, उनके फ्री एजेस पे आई लैशेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेयर्स होते हैं, उनको हम आई लैशेस बोलते हैं। ठीक है, द लेयर्स ऑफ टिश्यू फॉर्मिंग द आईलिड्स आर, अब कौन से टिश्यूज जो हैं, ठीक है, आईलिड्स को फॉर्म करते हैं। लेयर्स कौन सी हैं? अ थिन कवरिंग ऑफ स्किन, अ थिन शीट ऑफ सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको एरियोलर टिश्यू भी बोलते हैं। 2 मसल्स, द ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई एंड द लिवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियरिस, लाइनिंग ऑफ कंजक्टाइवा। ठीक है, कंजक्टाइवा की क्या होता है? कंजक्टाइवा, दिस इज अ फाइन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दैट लाइन्स द आईलिड्स एंड द फ्रंट ऑफ द आईबॉल। ठीक है, डायग्राम में देखो कहाँ है कंजक्टाइवा। ठीक है, ये वो फाइन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो कि आंखों की आईलिड्स को लाइन करती हैं। ठीक है, और आईबॉल के फ्रंट पे सिचुएटेड होती हैं। व्हेन द आईलिड्स आर क्लोज द कंजक्टाइवा बिकम अ क्लोज सैक। ठीक है, जब ये आईलिड्स बंद होती हैं हमारी, तो जो कंजक्टाइवा है वो एक क्लोज सैक की तरह एक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट कॉर्निया एंड फ्रंट ऑफ द आई। इसका काम क्या है? ये कॉर्निया को प्रोटेक्ट करता है और फ्रंट स्ट्रक्चर ऑफ द आई को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, व्हेन आई ड्रॉप्स आर एडमिनिस्ट्रेड दे आर प्लेस्ड इन द लोअर कंजक्टाइवल सैक। ठीक है, जब हम आई ड्रॉप्स डालते हैं आंखों में, इस एरिया में डालते हैं। ठीक है, कंजक्टाइव में डालते हैं। द medial and the lateral angles of the eye where the upper and the lower lid come together are called respectively the medial canthus and the lateral canthus। ठीक है, अब ये जो आंखों का 2 साइड कॉर्नर्स हैं, ठीक है, अपर एंड लोअर लिड्स जहां पे मिलते हैं दोनों साइड्स पे। ठीक है, आप देखोगे एक कॉर्नर है नाक की तरफ, एक दूसरा कॉर्नर है टेम्पोरल बोन की तरफ। ठीक है, जो इनर वाला है उसको बोलते हैं हम लोग मीडियल कैंथस, जो कि नाक की तरफ है। ठीक है, जो कॉर्नर है आई का, ठीक है, जो नाक की तरफ है, दैट इज कॉल्ड मीडियल कैंथस, और जो आउटर साइड है टेम्पोरल बोन की तरफ, उसको हम लेटरल कैंथस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या है? द आईलिड्स एंड आईलैशेस प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम इंजरी। रिफ्लेक्स क्लोजर ऑफ द आईलिड अगर अपने आप कैसे बंद हो जाती हैं आईलिड्स? व्हेन द कंजक्टाइवा और आईलैशेस आर टच। जब भी कोई आंखों को टच करने की कोशिश करता है या कंजक्टाइवा को टच करने की कोशिश करता है, ऑटोमेटिकली जो आईलिड्स हैं वो बंद हो जाती हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम क्लोज टू द आई, व्हेन अ ब्राइट लाइट शाइन्स इनटू द आई, दिस इज कॉल्ड कॉर्नियल रिफ्लेक्स। ठीक है, अब इन सारी कंडीशंस में क्या हो जाता है? आंखें ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, ब्लिंकिंग एट अबाउट 3 to 7 सेकेंड इंटरवल्स स्प्रेड टीयर्स एंड ऑयली सिक्रेशंस ओवर द कॉर्निया प्रिवेंटिंग ड्राइंग। ठीक है, जब हम 3 to 7 सेकेंड्स के लिए ब्लिंक करते हैं तो क्या हो जाता है? जो टीयर्स है वो इक्वली पूरी आंखों में और ऑयली सिक्रेशंस है, ठीक है, ओवर द कॉर्निया पूरा प्रॉपरली स्प्रेड हो जाती हैं, ताकि आई को ड्राइंग से प्रिवेंट करा जा सके। ठीक है, व्हेन द ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई कॉन्ट्रैक्ट द आईज क्लोज। जब भी हमारा आंखें बंद करने का दिल करता है, ठीक है, तो जो या फिर हम आंखें बंद करते हैं, जो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आंखों को बंद करने में हेल्प करते हैं। और जब भी हम लोग आईलिड्स को ओपन करते हैं तो जो लिवेटर पैल्पेब्रे है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बंद करने में कौन हेल्प करता है? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और जब आईज को ओपन करना हो आईलिड्स को, तो लिवेटर पैल्पेब्रे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं लेक्राइमल अपैरेटस की। ठीक है, हर एक आंख में जो लेक्राइमल अपैरेटस है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है? 1 लेक्राइमल ग्लैंड एंड इट्स डक्ट्स, 2 लेक्राइमल कैनालिक्यूलाई, 1 लेक्राइमल सैक, 1 नेजोलेक्राइमल डक्ट। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो सारे कहाँ सिचुएटेड हैं। बात करते हैं सबसे पहले लेक्राइमल ग्लैंड्स की। इनकी पोजीशन देखो, आईब्रोज के नीचे और आंख के कॉर्नर पे है, साइड में, टॉप पे। ठीक है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं? फ्रंटल बोन्स पे, ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ईच आई, जस्ट बिहाइंड द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो इनकी पोजीशन। ईच ग्लैंड इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ एन आलमंड, और उसका शेप भी आलमंड जैसे होता है। और ये किससे बने होते हैं? सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। द ग्लैंड सिक्रीट्स टीयर्स कंपोज्ड ऑफ वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, एंटीबॉडीज एंड लाइसोजाइम, अ बैक्टीरियासाइडल एंजाइम। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड्स हैं, इनके जो टीयर्स होते हैं, ये इन सारी चीजों के साथ बने होते हैं। ठीक है, अब ये जो टीयर्स है ये कहाँ पे ड्रेन करते हैं? इनटू द लेक्राइमल सैक। ठीक है, ये कौन सा हिस्सा है? इट इज द अपर एक्सपेंडेड एंड ऑफ द नेजोलेक्राइमल डक्ट। ठीक है, डायग्राम में आप इसकी पोजीशन देख सकते हो। ठीक है, दिस इज अ मेम्ब्रेनस कैनाल अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं? कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द लेक्राइमल सैक, बिल्कुल लेक्राइमल सैक के नीचे से स्टार्ट होके, टू द नेजल कैविटी ओपनिंग एट द इंफीरियर कॉन्का। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होके लेक्राइमल सैक के बिल्कुल लोअर पार्ट से स्टार्ट होके, ठीक है, नेजल कैविटी में जाके, ठीक है, कहाँ तक एंड होता है? टू द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉन्का। ये जो इंफीरियर कॉन्का है, इसको हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में
पढ़ा हुआ है, एक बार जाके आप देख लेना, ठीक है। नॉर्मली द रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ टीयर्स कीप पेस विद द रेट ऑफ ड्रेनेज, ठीक है। ये दोनों इक्वल साथ साथ होते हैं कि जितने अमाउंट ऑफ टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उतनी ही ड्रेनेज की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आगे, when a foreign body or the other irritants enter the eye, the secretion of the tears is greatly increased and the conjunctival blood vessels dilate, ठीक है। जब भी आंख में कुछ चला जाता है तो आंखों में से टीयर्स जो है अपने आप ही पास ऑन होने लग जाते हैं, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ टीयर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड इन इमोशनल स्टेट्स, क्राइंग एंड लाफिंग, ठीक है। क्राइंग एंड लाफिंग कंडीशंस में क्या हो जाता है, जो सिक्रीशन ऑफ टीयर्स है वो एक्सेसिव हो जाती है, ठीक है। आगे फंक्शंस क्या है, द फ्लूइड दैट फिल्स द कंजक्टाइवल सैक इज अ मिक्सचर ऑफ टीयर्स एंड द ऑयली सिक्रीशन ऑफ टार्सल ग्लैंड्स विच इज स्प्रेड ओवर द कॉर्निया बाय ब्लिंकिंग, ठीक है। जो फ्लूइड कंजक्टाइवल सैक को फिल करके रखता है वो किस चीज से बना हुआ है, टीयर्स के साथ और ऑयली सिक्रीशन के साथ, यानी कि इन दोनों का कॉम्बो है, ठीक है। जो कि टार्सल ग्लैंड जो है हमारे वो ऑयली सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जो कि कॉर्निया के ऊपर इक्वली स्प्रेड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लिंकिंग, ठीक है। द फंक्शन क्या है इस फ्लूइड के, वॉशिंग अवे इरिटेटिंग मटेरियल्स लाइक डस्ट, ग्रिट, ठीक है। बैक्टीरिसाइडल एंजाइम की तरह एक्ट करता है, लाइसोजाइम की तरह एक्ट करता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से आंखों को बचा के रखता है। कि जैसे हमने पढ़ा है कि इस फ्लूइड में ऑयलीनेस प्रेजेंट है, उस ऑयलीनेस की वजह से क्या हो जाता है, एक तो इवेपोरेशन जो है वो डिले हो जाती है और इसकी वजह से जो कंजक्टाइवा है वो ड्राई होने से बच जाता है, ठीक है। आंखों में खारिश नहीं होती है because of this oiliness property, ठीक है। So this was all about sensory system. Hope you understood. Thank you so much.